माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल माइक नहीं है सर। नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सर सबसे बड़ी मुद्दा आज नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की इसमें मौत हुई है। सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए सर। आप चलने दें, की बात नहीं है सर। बात यह कि नागालैंड में जो घटना घटी है सर, मामला है हिंदुस्तान इसमें बड़ी दुख। एक अच्छी मान्य गृह मंत्री डालें, प्रश्नकाल चलने दें। आप सुदीप जी क्या बोल रहे थे? एक मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपके नाम से मौका दे रहा हूं। Sir, Nagaland issue has shaken the nation. Our simple expectation that Honorable Home Minister should come to the House and let him explain and let him make a statement to the House that what is the situation going on. प्रहलाद जोशी जी, सर, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ Honorable Home Minister will very detailed statement. ओके, एक सेकंड, एक मिनट सब, एक मिनट बिरा। हाँ मैं मौका दूंगा, मैंने यहाँ पर दी ना आपको। मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक आपके सुदीप जी बोल रही है, 1 मिनट बैठिए। दादा 1 मिनट बैठिए प्लीज, सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, उसकी व्यवस्था दे रहा हूं मैं उसकी। प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे लिखित में दिया है, वो सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए, बैठ जाइए आप। सुरेश जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, उसके बाद आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, स्टेटमेंट गृह मंत्री जी आकर देंगे। उन्होंने मुझे पत्र दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सदन में अवगत कराया। एक अच्छी परंपरा प्रश्नकाल चलना चाहिए, ये आप डालेंगे तो सदन के लिए उचित रहेगी। जब आपका स्थगन, 1 मिनट पूरी बात, जब मैं स्थगन आपका खारिज करूं उस समय आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। हाँ सर, बात यह है कि सर ये जो घटना घटी है सर, इसकी गंभीरता को मद्देनजर ये सरकार को सदन शुरू से ही ये स्टेटमेंट देना जरूरी था, लेकिन ये सरकार इसको अहमियत को नहीं समझती है। जब मर्जी तब ये स्टेटमेंट पारित करने की जो बात कर रहे हैं और साथ साथ गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री दोनों। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, जब आप तय करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी आपको ऑलरेडी लिखित रूप में दिया है, गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। सरकार संवेदनशील है, इट इज ए वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर एंड गवर्नमेंट इसका इंपॉर्टेंट समस्या है। और गृह मंत्री जी जब भी आप निर्णय देंगे तब गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। व्हाट डू दे नीड? मैं सबको मौका दूंगा शून्यकाल के अंदर। प्लीज
दादा मैंने बोल दिया शून्यकाल में मौका दूंगा, फिर आप ऐसे मत करिए ना। आप ये परंपरा, मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज बैठिए। मैं मौका देने के लिए तैयार हूं, फिर आप विषय क्यों उठा रहे हो? हाँ, मैं मौका दूंगा आपको, बैठ जाए प्लीज। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, सदन आपका है, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको ही मौका दूंगा। आपका विषय नागालैंड का, आपको मौका जरूर दूंगा। प्लीज बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ, मैं दूंगा आपको, पक्का दो। मैं सबका एडजॉर्निंग, आप एक सदन में एक नेता कोई भी बोल लेना। हाँ, अलग पार्टी से नहीं हो गया आप आजकल, इज ए सिंगल पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नो, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 101, PR नटराजन जी। सर, क्वेश्चन नंबर 101 प्लीज। आपसे मेरी बात होगी, आप मेरे चेंबर में आके बात करा दूंगा। आप प्लीज बैठिए, ले जाए इनको। Honorable Speaker, sir. हाँ, Honorable Speaker, sir. Answer of the question is laid on the table of the House. The initiative taken by the ministry मान्य to implement in the various languages in the various states. With our visionary leadership, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our government has launched national education policy with the golden pair of hands of Sri Narendra Modi ji. And the government has taken various initiatives. That is, the All India Council for Technical Education has given the approval to 19 engineering colleges to impart engineering courses in 6 Indian languages for engineering programs across 10 states. The academic year, from the academic year 2021 and 2022, that is a Hindi, Telugu, Marathi, Bengali, Tamil and Kannada, and different 10 states have been taken. AICT also developed a translation automation AI tool with a vision of translate English language online courses to 11 different Indian languages. The government is also working towards translating reference materials for courses of engineering and major regional languages through study waves of active learning for young aspiring minds, that is through SWAYAM. That is the Government of India's own massive open line courses, MOOCs, and many other initiatives have also been taken. We know, according to our NEP, para 22.10, it has been clearly mentioned that more HEIs and more programs in higher education will use the mother tongue or local language as a medium of instruction and offer programs bilingually in order to increase access and GR and also to promote the strength, usage and vibrancy of all Indian languages. Thank you, sir. Second supplementary. Mr. Natarajan. Shri T.R. Balu. Ji. It is good and I appreciate at least Government of India through AICT come forward to impart engineering studies in all languages. In Tamil, in all, not long, in 6 languages at least. My particular question is, education is in the state subject. It is a state subject. Whether I want to know whether the Government of India has got the consent from all the governments connected to the to this issue. I want to know whether the Government of Tamil Nadu has given consent or consulted by the state government. That is the first question. Second one is, when are you going to, have you given instruction to all the universities to
to select the questions in Tamil so as to ask in the examination. And when are you going to have the examination in Tamil? Minister, please. Honorable Speaker sir, Honorable Mananiya member has expressed a very good questions. But during the preparation of national education policy, our government has taken the suggestion more than 1 lakh and already consulted with all the states. And at the time to time, our government has consulted with all the states. And that's why the in Tamil languages that has been selected by AICTE in Tamil Nadu. Definitely it has already, consultation has already been done. Question number 102, Shri Vivek Narayan Shejvelkar. 102 मान्य केवल क्वेश्चन का नंबर बोलिए प्लीज ओनली. हाँ, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत डिटेल. आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले. 102 क्वेश्चन नंबर 102 10. Sir, a statement is laid on the table. Now, please ask the supplementary माननीय question. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का. बहुत विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है. पर एक पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं. ये अच्छा संकेत है कि नए युवा निवेशक आईपीओ के माध्यम से स्टार्टअप व अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं. ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग की स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसका ताज़ा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है. क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व सघन छानबीन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? Honorable Minister. Sir, first of all, this impression that 197 communication जो पेटीएम का है उसमें नुकसान हुआ, ऐसे नुकसान नहीं हुआ सर. दैट इज ऑल्सो सब्सक्राइब मोर देन what they went for. वैसे आईपीओ हो कुछ और फॉरवर्ड ऑफर भी हो, उसमें सेबी पूरे मॉनिटरिंग करती है. इसीलिए नुकसान आईपीए के द्वारा अभी तक रिकॉर्ड में ऐसे नहीं है. सेकंड सप्लीमेंट्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की नीतियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नए उद्यम विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने में विफल रही हो. सरकार उनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? प्लीज. सर, आईपीओस हर एक सेक्टर में हो रही है. ये नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का आईपीओस हो रही है. उदाहरण के लिए 21-22 में मैं जवाब में भी ये बात रखी हूँ, 61 आईपीओस हुआ है जिसमें आईटी कंपनीज के अलावा जितनी भी है उसका विवरण दिया गया है. वैसे ही 21-22 में भी 57 कंपनीज है. इसमें भी बहुत सारे एमएसएमई भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है. 56 एंटिटीज आईपीओस में गए 2021 में, उसमें से 27 एमएसएमई है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी भाग लिए. सिमिलरली 61 कंपनीज आईपीओस में गए 21-22 में, उसमें से 34 एमएसएमई है, स्मॉल सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग का भी लिस्ट में जोड़ा गया. सो पूरे के पूरे आईपीओस में जो गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है. इसके अलावा माननीय सदस्य का क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस किया है, जिसकी वजह से आज भी देश में मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन के कारण अभी ज़्यादातर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में. इसलिए सरकार बहुत सारे कदम उठाया. पैंडेमिक के दौरान भी इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने लॉन्च किया.
उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ तक डिसबर्समेंट का भी हो गया है। एडिशनली 1.5 लाख उससे हम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 lakh crores were given initially. Now it's added by 1.5 lakh crore. So the ECGLS scheme, which was launched during the pandemic, is now expanded to the level of 4.5 lakh crores. More than that, 20,000 crores have been given in the name of subordinate debt relief for manufacturing units of MSMEs. उससे भी बहुत सारे MSME मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनका सपोर्ट आया है। इन्वेस्टर चार्टर भी हमने वी आर ब्रिंगिंग इट आउट, जिससे interest in investors have gone up. SEBI is taking all the steps. MSME का definition को revise किया, जिससे MSME भी investment limit में benefit कर सकते हैं. And the last point, sir, government financial rules को हमने बदला, जिससे 200 crore से कम वाले requirement, purchase requirement का रूल्स बदलने के कारण ग्लोबल टेंडर में हम जाते नहीं है, भारत देश में ही उसका प्रोक्योरमेंट हो रही है, जिसका मतलब है एमएसएमईज इसमें भाग ले सकते हैं, जो पहले नहीं था। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, I would like to ask the Honorable Minister, in the January of 2020, when the Standing Committee of Finance had visited the National Stock Exchange and the other trading platforms, we were informed that these trading platforms are regularly subject to cyber attacks, which are warded off. My question to the Minister is that since thousands of crores of transactions take place every day on these electronic platforms, and in the October of 2020, we saw as to how the power grid in Mumbai was targeted by a cyber attack. Would the Minister like to inform the House that whether these trading platforms have been classified as critical infrastructure from the point of view of the cyber domain, and what steps the government has initiated in order to harden the defenses of these trading platforms? मंत्री जी। Sir, the honorable member has raised a very important issue which relates to the cyber security of most of our critical infrastructure, which takes care of banking and other payment related matters. I'm glad to know, I have also heard it earlier, that the standing committee and the honorable member has gone and visited these places. So I have also subsequently gone, even after the lockdown of COVID was lifted, to ensure that the mechanisms for safeguarding the digital network of the stock markets, digital network of the related activities are all protected, so that hacking or any kind of interruptions don't take place. I can assure that member that many steps have been taken by all the concerned institutions. There are very many checks and balances and plan Bs which are in place, as a result of which I feel that there are measures being taken timely. They are also being taken by institutions with periodic trial and error kind of a method. Checking up is happening. I'm assured by the SEBI, NSE and also the BSE that they are taking all kinds of precautions. The platforms are declared. For the particular question that the Honorable Member Manish Tiwari raised, the NSE and the BSE platforms are declared critical infrastructure. So every time there is a periodic review, and anything that has to be strengthened to make sure that their setup is digitally safeguarded is happening. मेरा अनुरोध है ऑनरेबल मेंबर से, प्लीज आपकी बात आपके नेता रख चुके हैं, 2 बार रख चुके हैं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स।
प्रश्नकाल चल रहा है, आप अपनी सीट पर जाकर के बैठिए प्लीज। श्री रितेश पांडे। गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग स्टेटमेंट मांग रहे हैं। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि LIC के जो ऑपरेशंस हैं वो करोड़ों लोगों के वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। LIC का जो ऑपरेशन होता है, और ये जग विदित है कि मात्र 2% लोग जो है हमारे देश में शेयर मार्केट को एक्सेस करते हैं। तो मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि LIC का जो IPO निकल रहा है, उसके निकलने के बाद LIC का जो IPO निकल रहा है, उसके निकलने के बाद जो LIC से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका वेलफेयर उससे जुड़ा हुआ है, सरकार उसको वो सुचारू रूप से चल सके कैसे सुनिश्चित करेगी? जब IPO निकल जाएगा और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी, तो कैसे सरकार इन करोड़ों लोगों के वेलफेयर जो उसका इस्तेमाल करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे उसको सुनिश्चित करेगी सरकार? Sir, this question is certainly on the IPO, and therefore, in a way, honourable members brought in a larger issue which pertains to the IPO of a proposed IPO of the LIC. The honourable members fairly aware that IPO is only to a limited extent that you are giving a certain percentage of the shares as an initial public offer. Affect the operations of LIC, because once private players are involved in it, how will the government assure the crores of Indians that sort of use it for their own welfare, which LIC gives up? Thank you. आपको मैंने अलाउ थोड़ी किया था। नो, माननीय मंत्री जी जवाब मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 103, सौमित्र खान। सदन खुद ही चला रहे हैं क्या? सर, क्वेश्चन नंबर 103। आप, ये काम मेरा है, आप लोगों का नहीं आपस में। सर, क्वेश्चन नंबर 103। Statement is laid on the table of the House. Sir, माननीय मंत्री जी, I request to Minister, from 2004 to 2013, during UPA government, how much amount of industrial loan was sanctioned by the central banks, out of which how much percentage turn out to be in NPA? Under the Mudra scheme, how much amount was spent and utilized for educated youth of the country, and how much percentage of it was NPA till date? Based on this, what is the strategy increase more Mudra loan which will provide employment to the youth and also reduce the NPA? माननीय चेयरमैन सर and सभी सदस्यगण, मुद्रा लोन scheme is announced by Honorable Prime Minister Sir on 8th April 2015, not during 2004 and 2013. That was a UPA government period. Now, the targets of the Mudra loan are continuously achieved except the last year because of the COVID. Department of Financial Services continuously reviews Mudra loan distribution by all the books. And if there are any complaints, then the complaints can be done for the Mudra loan and for the Mudra loan nodal officers which are available in the banks. सर, अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्मला जी के नेतृत्व में हम लोग तो आगे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1.33 लाख करोड़ डिसबर्स्ड हुआ है मुद्रा लोन के लिए। मेरा जो जानने की इच्छा है, जो हमारा वेस्ट बंगाल में स्टार्टअप कंपनी कितना लोन के लिए मांगे हैं और कितना सैंक्शन हुआ है ये 3 इयर्स में, इसका मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। Maન્ય Speaker Sir, this question was only for the Mudra loans. But anyway, the state-wise information is not available at present. I will give to the honourable member. Singh Bittu. थैंक यू स्पीकर साहब। सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है, पर सच्चाई सर नीचे और है।
क्योंकि अगर मैं बात करूं सर, जो एमएसएमईज सर, ज़्यादा तौर में अर्बन और सेमी अर्बन की बात करूंगा और रूरल एरिया की। सर वहाँ पोजीशन ये है आज, क्योंकि एनपीए ना हो, क्योंकि एनपीए बहुत बढ़ चुके हैं, एनपीए ना हो डाउन रखने के लिए आप जेन्युइन जो लोग एप्लीकेंट हैं उसको भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई ने कंफर्म ये कहा है कि 1/5 ऑफ लोन्स गिवन बाय पीएमएमवाई है नॉन परफॉर्मिंग, और खास तौर पे जो बैड लोन से आपके मुद्रा के वो 12% इंक्रीज कर चुके हैं 31 मार्च तक। इसीलिए आप कोई जो अच्छा लोन, जेन्युइन लोन जो लोगों को देता है कि उसके लिए कोई इंसेंटिव, जहां किसी ने कोई बैंक वाले ने गलत लोन दिया है उसको कोई सजा या पनिशमेंट। मंत्री जी ने ठीक बोला है, अभी आपने कंप्लेंट के लिए लिखा है, कितनी कंप्लेंट आई, किसी का आपने हल भी किया है? क्योंकि जो जहां दिख रहा है जेन्युइन लोगों को लोन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, बैंक घबराए हुए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं सिर्फ बैड लोन ना हो, इसलिए सब जेन्युइन लोगों को भी लोन नहीं दिया जा रहा। सच्चाई ये है, क्योंकि मैं लुधियाना से आता हूं, सबसे ज्यादा छोटी फैक्ट्रियां वहां हैं पंजाब में, इसलिए इस पे मंत्री जी ध्यान दीजिए। ये आंकड़े आपके मैंने सामने रखे हैं, एसबीआई क्या बोल रहा है, और आपकी स्कीम है जो 12%, वो 31 मार्च तक उसका बैड लोन हो चुका है, इसलिए कोई बैंक भी लोन नहीं दे रहा जेन्युइन लोगों को। थैंक यू स्पीकर सर। माननीय स्पीकर सर, अगर एनपीए का देखें तो मुद्रा लोन में 2018-19 में 6.01% एनपीए है, 2019-20 में 6.66% है, और 2020-21 में 11.48% एनपीए का अमाउंट है अकाउंट। अभी क्वेश्चन जो रेज किया है जो मुद्रा लोन के बारे में, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मंथली रिव्यू करता है कितना लोगों को लोन मिला है, कितना लोगों को नहीं मिला है, और उसके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल है गवर्नमेंट की तरफ से। श्री शौकत राय जी। Sir, the reply given by the minister is skimpy. If you see, the question is whether any specific targets in this regard have been fixed in respect of West Bengal. In the reply to CND, they mention nothing about West Bengal. Sir, Mudra loan was a favorite project of the Prime Minister. He had said initially that I want to help the cobbler sewing shoes in the way. But actually Mudra loan has not reached these small people. The micro businessmen, they have not got help. And in West Bengal, they have not given the figures. Mudra loan has been a disastrous failure. May I know from the Honorable Minister what specific steps the government is taking so that the Mudra loan reaches to the poorest and small and micro businessmen in the country as well as in West Bengal. माननीय स्पीकर सर, मुद्रा लोन का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसका यदि इधर है, लेकिन लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो पूरा वेस्ट बंगाल का स्टेट का जो है, तो ये यादी में मेरे पास है, मैं डिटेल मेंबर को देने वाला हूं। और इसी के साथ ठीक है, आई विल प्रोड्यूस इन द हाउस, आई विल लेट ऑन देम। तो जी, for Mudra loans, sir, state-wise allocation does not happen. Bank-wise allocations happen. So the banks which have branches in every state, whatever allocation has been given to them in every state through the branches that they have, they do the Mudra loan distribution. So it is the Department of Financial Services does. Can I just answer, sir, please? When the banks are given the allocation, the banks, according to the network of branches that they have in each state, they do it, which means
every state for the scheme under 3 sub-schemes under the Mudra, Shishu, Kishore and Tarun, all reach all states through the branches of all the banks. So the allocation is dependent on the branches within a state for each bank. Therefore, the allocation cannot be done by states. Okay, thank you. श्रीमती रक्षा खड़गे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ये कोशिश की कि युवाओं के माध्यम से देश में छोटे छोटे उद्योग बढ़े और उनके माध्यम से रोजगार की निर्मित भी हो, और इसी कारण मुद्रा योजना की शुरुआत की है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस योजना में क्या हम किसानों को शामिल कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट भी वहाँ पे लग सकते किसानों के, और उसके साथ ही कई बैंकों में कई महीने तक ये प्रपोजल पेंडिंग रहते हैं, तो इसको जल्द से जल्द करने के लिए कुछ टाइम लिमिट हमने रखा है क्या? धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी सर, माननीय स्पीकर सर, मुद्रा लोन पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, ट्रेडिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पिशीकल्चर, बी कीपिंग, डेयरी, पोएट्री, लाइव स्टॉक रियरिंग, इसके लिए लोन दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग द क्रॉप लोन्स एंड द लोन फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट मुद्रा लोन दिया जाता है। नए रूल से 2017-18 में ट्रैक्टर और पावर टिलर के लिए भी मुद्रा लोन दिया जाता है। अभी मुद्रा लोन सैंक्शन करने के लिए अगर शिशु लोन है तो 2 वीक में सैंक्शन होना चाहिए 50,000 तक, और अगर तरुण और किशोर लोन योजना में है तो 3 वीक्स में सैंक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के निर्बंध है और उसी तरह के बैंक को सूचना दिया है। सुभाष बेड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन की जो योजना 2015 से चालू है, सरकार ने उसके बाद एक योजना और लाई जिसमें पहली बार लोन लिया है, और अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसको दूसरा लोन भी और दिया जाएगा। तो क्या यह जानकारी मिल सकती है सदन को कि कितने लोगों ने पहले लोन का सक्सेसफुल यूज करके दूसरा लोन लिया? क्योंकि धरातल पे ज़्यादा जो है दूसरा किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो इस बारे में क्या सरकार की राय है कि कितना लोन सेकंड टाइम जो है पहले से सक्सेसफुल लेके दूसरे ने लिया? जानकारी दें। स्पीकर सर, मुद्रा लोन जो स्टार्टिंग को लेते हैं उसको शिशु लोन बोलते हैं, और जो डबल लेते हैं उसको तरुण या किशोरी बोलते हैं। इसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सदस्यों को दे दूंगा पूरे देश में। अब हर चीज की जानकारी ला के दे दोगे तो सदन का के लिए है। क्वेश्चन नंबर 104, पोया ब्रह्मानंद रेड्डी जी। मंत्री जी तैयारी नहीं कर रहे सर, टाइम पास करने आ रहे लोकसभा में। ये आपको नहीं जिम्मेदारी दी है। Question number 104. Honorable Speaker, sir, answer is laid on the table of the House. श्रीमती जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. Whether an exit option after 3 years with an adequate degree will be offered to the student under the 4 years ITEP? If so, would they be allowed to complete the final year at a later stage? Thank you. Honorable Speaker, sir, Mananiya member has expressed a very good question. In our national education policy, there is a multiple exit entry is there, and 4-year integrated teacher education program, that is the part of our NEP 2020. Naturally, there will be option. There is in national education policy, the 4-year ITP is a dual major holistic bachelor degree for BA, BEd, BSc, BEd, BCom, BEd. And where the teacher engagement from the year 2030 onwards will be only through ITEP.
and it will be offered in pilot mode. It will be started from 2022-23 immediately with the 50 selected multidisciplinary institutions across the country. माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री नो पूछना चाहती हैं? Sir, will the 4 years of ITAP offered in multiple Indian languages? If so, the timeline has been declared for the introduce the scheme, sir. Yes, sir. We have in our national education policy, there is the multiple Indian languages. Multiple Indian languages have been taken into account, and Indian languages को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे national education policy में है. श्री मणिकम टेगोर जी. Thank you, sir. Sir, the reply with the Honorable Minister is incomplete, and I'd like to ask through you, sir, whether the 4-year integrated teacher education program, which the union government had proposed, how many consultation with the states has happened? Because the problem with the government's idea is that there is no proper consultation with the state governments. And is there any institution from Tamil Nadu which has been selected in this pilot project? Thank you, sir. Honorable Speaker, sirs, already Ministry has consulted with all the states, and before preparing national education policy, more than 1 lakh suggestion has already been taken. And regarding the pilot project, already there selected criteria will be announced within short time, and there are the guidelines under the 3 points, and all the education institution can apply for that. There is a Institute of Eminence, Institute of National Importance. That is A++. They will get 8 points. And after B is 3, they are eligible to apply. Similarly, NIRF ranking of the universities, those who are 1 to 50, they will get 8 points. And those who are 200 to 500, they will get 2 points. Similarly, institutes running successfully for 5 or more years, they will also get 4 points. And ITP selection process, it has not yet been started. It will be given in the website. असाउद्दीन ओवैसी जी, आप बेटे बेटे क्यों कमेंट कर रहे थे फिर? नहीं, जब आप प्रश्न नहीं पूछे तो बेटे बेटे कमेंट भी नहीं करना चाहिए आपको. आप पूछो, मैं आपको पूछने के लिए अलाउ कर रहा हूं. माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रहा हूं कि कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ खड़े नहीं करें. आप 11 बजे पहले मुझे लिख के दें कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है. कई बार उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन होता है, तमिलनाडु की विषय को बदल कर पूछते हैं. ये परंपरा ठीक नहीं है. उस क्राइटेरिया में आएगा तो मैं सबको अलाउ करूंगा, लेकिन मुझे लिखकर आप दे दें. क्वेश्चन नंबर 105 श्री जयंत सिन्हा जी. संख्या 105. ऑनरेबल स्पीकर सर, आंसर सभा पटल पर रख दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि इस आधुनिक युग में विज्ञान की अहम भूमिका है, और कोविड के महामारी के समय हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हमारे होनहार वैज्ञानिकों ने इस महामारी को पराजित किया है. और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्कीम के द्वारा, जो स्कीम है फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस को, बहुत उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, बहुत राशि दी है. और इस तरीके से जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तृत रूप से हमें बताया है कि कई क्षेत्रों में साइंस सिटी और इनोवेशन हब को तैयार किया जा रहा है और इन्हें अमल किया जा रहा है. जो इस स्कीम के द्वारा फंडिंग मॉडल को तैयार किया गया है माननीय अध्यक्ष जी, वो एक शेयर्ड फंडिंग मॉडल है. यानी 60% जो राशि है वो केंद्र सरकार दे रही है और 40% जो राशि है वो राज्य सरकार को देना है. अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मैं झारखंड हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से आता हूं. हमारा एक पिछड़ा हुआ राज्य है
और जो मेरे दो जिले हैं हजारीबाग और रामगढ़, वो महत्वाकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंस सिटी और इनोवेशन हब के लिए देना बहुत ही मुश्किल है, और साथ साथ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी हम लोगों को 100% देना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि इस शेयर्ड फंडिंग मॉडल को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग बदल सकते हैं, जिसमें कि उनको विज्ञान का अगर हमें प्रोत्साहन देना हो और जो हमारे होनहार युवा हैं उनको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज माननीय विद्वान सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और आज दिन भी महत्वपूर्ण है, और माननीय सदस्य का दृष्टिकोण भी मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है भीमराव अम्बेडकर जी का, और उन्होंने संविधान में ये विषय रखा भी था, और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये विषय आया कि हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी चाहिए, उसकी बढ़ोतरी भी करनी चाहिए। जो मंत्रालय की स्कीम है उसके तहत आपने जिक्र किया 5 लाख की सिटी तक, 5 लाख से 10 लाख की सिटी, 15 लाख की सिटी और 15 लाख से ऊपर की सिटीज़ के लिए साइंस सेंटर, इनोवेशन हब, साइंस सिटीज़, और इसके लिए स्कीम है। आपने मूलतः पूछा हजारीबाग के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से कि अभी 29 सितंबर 2021 को CSIR एंड NCSM के बीच में एक MOU हुआ, जिसमें 37 जगह पे साइंस सेंटर और स्थापित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। उसमें धनबाद और जमशेदपुर है झारखंड का, लेकिन हजारीबाग के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव आएगा तब हम मंजूर कर पाएंगे। मैं सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने स्कीम तैयार की है उसमें राशि सिर्फ राज्य सरकार से आपने कहा है दी जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कई सारी केंद्र संस्थाएं हैं, NTPC है, CCL है, उनके द्वारा अगर CSR मिल सकता है तो उसको क्यों ना हम लोग 40% के लिए उसका उपयोग करें, 60% केंद्र सरकार से मिल जाए, और फिर हम लोग अपने हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र में भी हम लोग इस प्रकार का सेंटर हम लोग बना सकते हैं। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही भारत सरकार मंजूर करती है। जहां तक CSR फंड का सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है, CSR फंड भी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव आने पे ही मंजूर करने की हमारे यहाँ परंपरा है और व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 106 श्री अशोक महादेव राव नेते। प्रश्न संख्या 106। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जनजाति विभाग के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण योजना लाई है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत कई राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय समुदाय के लिए नीतियां बनाने, नीतियों में सुधार और उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए विकास संबंधी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यवार उन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का विवरण क्या है जिन्होंने अपने राज्यों के राज्यपाल को जनजातीय समुदाय के विकास हेतु सुझाव योजनाएं प्रेषित की है, और उन सुझावों योजनाओं पर राज्यों के राज्यपालों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इन सुझावों योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्यवार कितने आदिवासियों को लाभान्वित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने
प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी पूरी सूचना माननीय सदस्य को दे दी गई है, लेकिन उन्होंने जो पूरक प्रश्न के माध्यम से पूछा है, यह बात सही है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन राज्य अधीन महामहिम गवर्नर के द्वारा किया जाता है और सरकार उस पर अपना मंतव्य देती है, सुझाव देती है और रूल फ्रेम करती है। उस दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनजातीय मामले के ऐसे सभी विषयों पर वहाँ के सदन चर्चा करने से पहले जनजातीय सलाहकार परिषद में चर्चा की जाए और इस दृष्टि से जो योजनाएं बनाई गई है और उन योजनाओं का लाभ जनता को, जनजातीय समुदाय को कैसे मिले, यह सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्रावधान यह है कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो उपयोजना क्षेत्र है, जैसे माननीय सदस्य ने कहा और संवैधानिक प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के अंदर आर्टिकल 244 में 244(1) में ये प्रावधान है कि सलाहकार परिषद में वैसे संवैधानिक विषयों पर, विकासात्मक कार्यक्रमों पर और मिलने वाले लाभों का सही ढंग से मूल्यांकन करे और उसी कड़ी में उस मूल्यांकन करने के बाद वह विषय साल में एक बार महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा करने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी जाती है। जिन मामले में महामहिम राष्ट्रपति ऐसा महसूस करते हैं कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इस विषय पर देखना चाहिए, वैसे मामलों की समीक्षा की जाती है। तो कुल मिलाकर के यह राज्यों के अधीन है कि उपयोजना का बेहतर तरीके से प्रबंधन करें, उनके जीवन पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए सलाहकार परिषद गंभीरता से विचार करे। ये सही है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास करना है तथा वंचित समाज को मजबूत करने में इस काउंसिल की एक अहम भूमिका रहती है तथा काउंसिल के परामर्श से ही आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु कारगर कदम उठाए जाते हैं। अतः इस संबंध में आपके माध्यम से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की वर्ष में 2 बार बैठकें करने वाले और न करने वाले राज्यों का विवरण कारण सहित अलग अलग क्या है और सरकार ने जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के वर्ष में कम से कम 2 बैठकें सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया कि इन सारे मामलों पर राज्यपाल महोदय समीक्षा करते हैं कि 2 बार वर्ष में बैठक होनी चाहिए और उस बैठक के बाद जो समीक्षा रिपोर्ट बनते हैं वो महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाती है और राष्ट्रपति महोदय जब किसी ऐसे प्रदेश के बारे में मंत्रालय को चाहते हैं कि उसकी समीक्षा की जाए, उन मामलों को हम समीक्षा करके देखते हैं। लेकिन अभी राज्यों को हमारे माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से ये कहा गया है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो इफ़ेक्टिव रोल है ये इंश्योर करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी ये सवाल उभर करके सामने आती है कि जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन के, रोजगार के और ऐसे मामले जिससे जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ विषय रहता है, उसको गंभीरता से विचार करें। तो वह विस्तृत कार्य योजना के तहत कार्य हो रहा है। निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को ये संविधान दिया है। संयोग से माननीय मंत्री जी जिस राज्य से हैं उसी राज्य से मैं हूँ। बाबरी मस्जिद तो छोड़िए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि अभी बार बार जो है माननीय मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, जिक्र किया कि राज्यपाल इसको रेफर करते हैं, राज्यपाल का अधिकार होता है, राज्यपाल प्रेसिडेंट को भेजते हैं।
मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड, और जिससे माननीय मंत्री जी हैं, वहां राज्यपाल को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह चार्ज लिया है क्योंकि कांग्रेस ने जो है संविधान को तहस नहस करने का फैसला कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि क्या ये संवैधानिक है और राज्यपाल के अधिकार को जो झारखंड सरकार ने खत्म किया है उसके बारे में मंत्री जी क्या सोचते हैं या केंद्र सरकार क्या सोचती है? मैं देख लूंगा। हाँ, मैं देख लूंगा। माननीय सदस्य, आप प्रश्न से संबंधित बात पूछा करें। आप प्रश्न के संबंधित बात पूछा करें, प्रश्न में आरोप मत लगाया करें। ओके, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने डायरेक्शन दे दिए। यह मामला मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि मैंने डायरेक्शन कि जो सलाहकार परिषद का गठन है वह वहाँ के राज्य सरकार के अनुशंसा के तहत महामहिम राज्यपाल को स्वीकृति के उपरांत इस जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करना है। लेकिन यह मामला निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल ने देश के विधि मंत्रालय को भी और हमारे मिनिस्ट्री को भी सूचना दी है। उस सूचना के आधार पर मैंने विधि मंत्रालय से परामर्श किया है, उसकी सूचना भी आ गई है। यह बेहतर व्यवस्था है लोकतंत्र में कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहाँ के राज्यपाल के माध्यम से ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक प्रावधान को सुनिश्चित करता है उसका अनुपालन करे। और इस दृष्टि से विधि मंत्रालय ने भी यह सुझाव दिया है कि जिस मामले में वहाँ की सरकार ने इस तरह की नीति अपनाई है जिससे महामहिम राज्यपाल के उन विषयों को नज़रअंदाज किया गया है, पुनः राज्यपाल को भेजा जाए और राज्यपाल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि वह सलाहकार परिषद सही ढंग से गठन। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा है, निशिकांत दुबे जी ने, इसके जो अध्यक्ष सलाहकार परिषद के वह राज्य सरकार और ख़ास करके अधिकांश राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जो सलाहकार परिषद में सदस्य होते हैं उन सदस्यों को तब तक नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, संवैधानिक व्यवस्था में भी है, जब तक गवर्नर का अप्रूवल ना हो। गवर्नर के अप्रूवल के अभाव में यदि कोई किया जाता है तो बेहतर होगा लोकतंत्र में कि गवर्नर के अप्रूवल प्राप्त कर लिया जाए। और विधि मंत्रालय का भी यही परामर्श है। हम राज्य सरकार को स्मारित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि इन सारे चीज़ों को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों का सही ढंग से सुनिश्चित करें। हसनैन मसूदी जी। जनाब, जम्मू कश्मीर में जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको तरक्की की दौड़ तरक्की की दौड़ में अगर शामिल करने के कुछ प्रयास किए गए लेकिन अभी तक वो इससे दूर है। तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या जम्मू कश्मीर में भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है और क्या काम उनको सौंपा गया है। और दूसरी बात है, जब हम तरक्की की बात करते हैं तब तरक्की कैसे मुमकिन होगी, कैसी तरक्की उन तक पहुंचेगी जब वो इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में अभी मुद्रा योजना की बात हो रही है, तो कैसे मुद्रा योजना का लाभ पहुंचेगा जब वहां पर बैंक की शाख ही नहीं है। तो मैंने अभी ब्रिनल लामर एक इलाका है जहां पर ज़्यादातर वही कम्युनिटी रहती है और बैंक है ही नहीं। तो मेरी गुजारिश होगी क्या कोई ट्राइबल काउंसिल बनेगी आज तक, और अगर बनाई गई तो क्या काम सौंपा गया और क्या उपलब्धि हुई और क्या कंट्रीब्यूशन किया। और मुझे इजाज़त दिए जनाब, मैं आज श्रद्धांजलि पेश करूं बाबा साहब को। उन्होंने ही स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया जो असंवैधानिक तरीके से 5 अगस्त को उन्होंने दिया था। 5 ड्राफ्टिंग कमेटी के वही थे, 5 अगस्त को जो छिना गया गैर आईनी देखिए। और आर्टिकल 3 में कोई व्यवस्था नहीं थी विभाजन करने की, बनाने की, और वो बनाई। आप प्रश्न से संबंधित बात करा करें। अध्यक्ष महोदय, जिन विषयों को माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इसके पहले जब धारा 370 वहाँ लागू था उस समय वहाँ देश के अन्य कोई भी कानून वहाँ पर लागू नहीं होते।
अब धारा 370 हटने के बाद इन सारे कानूनों का प्रावधानों को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे लागू हो। गृह मंत्रालय उस पर काम कर रहा है, वहाँ के ट्राइबल शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन पॉलिसी पर होमवर्क हो रहा है और ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है जो देश के अन्य प्रदेशों में और पूरे देश के लिए व्यवस्थित हो। तो मैं माननीय सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन सारे चीज़ों पर कार्य हो रहा है और सारी चीज़ें वहाँ लागू होगी जो देश भर में लागू है। क्वेश्चन नंबर 107 भर्तृहरि मेहताब जी। क्वेश्चन नंबर 107। माननीय सदस्य, I think for the first time, Ministry of Finance or Minister of Finance is going to answer about the infrastructure investment on health sector. It relates to 15th Finance Commission recommendation. My question here is, number of hospital beds in a country is considered as one of the most important indicators of quality health services in an area. In 2019, India has 1 bed per 1,000. This is significantly low in comparison to 2017 global average of 2.9 beds. National Health Policy of 2017 plans to increase this to 2 beds per 1,000 people. This could be achieved by creating 3,000 to 5,000 hospitals with 200 beds each by 2025. I would like to know what specific steps are being taken to create more number of hospitals, increase the number of beds in existing hospitals during these 5 years as per the recommendation of 15th Finance Commission's recommendation. Sir, the honorable members raised a very important question, particularly in the context of India facing the pandemic. And it is actually worth mentioning here that the 15th Finance Commission, after due consultation with the states, had identified gaps, particularly for the rural medical infrastructure. And as a result, in the 15th Finance Commission report, we find that they have allotted 70,051 crores over 5 years to be used for improving healthcare delivery systems, which obviously will also include bed facilities in hospitals. And this, the Finance Commission has recommended both for rural and urban areas. And I'm glad to say, out of the 70,051 crores for the 5 years, the first year allocation which had to be done, 13,000 crores, slightly over 13,000 crores, even by the recommendation of the Finance Commission, could have been given in 2 installments, but we have, for the benefit of the rural local bodies, given it upfront as one total installment and cleared that due for this year. As a result, I'm able to say that many of the rural areas and the primary health centers and also the wellness centers have all now identified their requirement, and it is the institutional mechanism for reaching a ground-based data-driven allocation is enabled because at the national level we have a committee which is headed by Ministry of Health and Family Welfare. At the state level also we've requested states to form such committees. It is on the recommendation of the states this kind of money given to the rural local bodies will be spent towards improving health infrastructure. As per the recommendation of the 15th Finance Commission, grants amounting to 4,27,911 crore to local governments and both rural and urban bodies is to strengthen healthcare system and plug critical gaps at the primary healthcare level. Commission has also identified indicators
or identified inventions that will directly lead to strengthening the primary health infrastructure and facilities. Yet, when one sees the grant released for local bodies of 19 states, one fails to understand on what criteria the monies have been distributed. For instance, I have nothing against that state. For instance, Andhra Pradesh, which is minus 3% shortfall of primary health center in rural areas, has received 488.15 crore, whereas Odisha, which has minus 8% shortfall of primary health center, has received 461.76 crores. I would like to understand the criteria on which grants have been allotted, on what basis, and when was this money actually released? Sir, the money for the first set of states were released, and I've given the details in Annexure 1 of the answers. And for the second set of states was released on 30th November 2021. The criteria and also the details of why this here and why not that there is very much a state recommendation-driven process. So the committee at the state level, if it is already formed, if not, the recommendation from the state is considered by the national level committee in which the state additional chief secretaries participate. So the inputs come from the states, and based on that, the allocations are made for the various criteria. Because the Finance Commission's recommendation are component-wise, state-wise, and of course year-wise also, so that gradual building up can happen. You're not bringing something which should come later, even at the beginning. And so the careful traction of giving resources and planning accordingly has been decided through the committee, technical committee, and also partly through the recommendation of the Finance Commission itself. However, if the member thinks that there is an anomaly, I'll be quite happy to receive it and have the expenditure department look into it and come back on that. प्रश्नकाल समाप्त।